हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम त्रैमासिक एग्जाम के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, यानी जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, तो चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रैमासिक एग्जाम के लिए एमपी बोर्ड ने पहली बार ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो आपको देखना है कि त्रैमासिक एग्जाम में आपके कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर है। इसमें से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 आएंगे। 3 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। वहीं सत्य असत्य तो नहीं आएगा, सही जोड़ी भी नहीं आएगा। यानी 2 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 अंक वाला और एक क्वेश्चन आएगा 4 अंक वाला। टोटल 15 नंबर का आपका आएगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर से। फिर इसके बाद देखिए मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से देखिए इसमें से भी कई सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, कुछ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी आएंगे। 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले और 4 अंकों वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है, इसमें से भी कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सत्य असत्य वाला क्वेश्चन भी आएगा, एक वाक्य में उत्तर भी आएंगे इसमें से। और इसके अलावा आप देखेंगे कि 2 अंक वाले भी 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 3 से, यानी चैप्टर 3 आपके 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से टोटल 10 नंबर का आपके एग्जाम में आना है, किसमें से? ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 3 है इसमें से। अब इसके बाद आप देखिए ये जो हमारा चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से देखिए इसमें से टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसके क्वेश्चन भी हम सभी के सभी क्वेश्चन दिखेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला चैप्टर है वो है परितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम, या इसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसमें टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन आना है, जिसमें आप देख सकते हैं 4 अंकों वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 3 अंकों वाले भी, 2 अंकों वाले भी, 1 अंकों वाले भी, कई सारे एक वाक्य में उत्तर आएंगे। इसके अलावा रिक्त स्थान और सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टोटल आपके जो त्रैमासिक एग्जाम का सिलेबस है उसमें 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो 5 चैप्टर में से देखिए आज का हमारा जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में हम जितने भी चैप्टर 1 के यहाँ पे हम देखेंगे, चैप्टर 1 के जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प दिया गया है। सही विकल्प में देखिए पहला सही विकल्प क्या दिया गया है? पराग कण की बाह्य भित्ति बनी होती है। तो जो पराग कण होता है या जो पोलन ग्रैन होता है, पोलन ग्रैन की बाह्य भित्ति यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो किसी भी पराग कण की जो बाह्य भित्ति होती है किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कच्चे नारियल का जो नारियल पानी होता है वह क्या है? तो आपको याद रखना है मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश है। क्या है? मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश होता है एक प्रकार का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्या क्वेश्चन है आपका कि द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको याद रखना है आवृत्तबीजी द्वारा, क्योंकि आवृत्तबीजी पादपों का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसके अंदर द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो फल का निर्माण तो अंडाशय से होता है, हमको पता है, लेकिन फल भित्ति का निर्माण किसमें से होता है? तो फल भित्ति का निर्माण होता है अंडाशय की भित्ति से होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कि जलकुंभी और वाटर लिली इन दोनों में कीट या वायु परागण होता है। तो यहाँ पे कीट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लेना है? करेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से द्विगुणित है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संरचना है यहाँ पे जो द्विगुणित होती है। इनमें से कई सारे ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो देखिए द्विगुणित संरचना कौन सी होती है? आपको याद रखना है युग्मनज। जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या कर लेना है? करेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। तो जायांग का ऐसा कौन सा भाग है जो परागकण ग्रहण करता है? तो आपको याद रखना है वर्तिकाग्र जो होता है, स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले परागकण आकर के यही भाग परागकण को ग्रहण करता है, यानी कि स्टिग्मा में आकर के परागकण सबसे पहले गिरते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण। अगला क्वेश्चन है कि एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है मक्का जो है एल्ब्यूमिनस बीज का एग्जाम्पल है।
अगला क्वेश्चन है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। मतलब एक ऐसी घटना जिसमें अंडाशय जो है बिना निषेचन के ही फल में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अनिषेक फलन। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किसी पराग कोष की जो लघु बीजाणुधानी होती है, इसकी सबसे बाएं व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती है। तो देखिए हमने आपको पराग कोष की संरचना पढ़ाई थी, उसमें हमने 4 भित्तियां देखी थी। पराग कोष की संरचना में 4 भित्तियां होती है। सबसे जो बाहरी भित्ति होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, और सबसे जो आंतरिक में थी उसको हम बोलते हैं क्या, उसको अपन बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। तो यहां पे सबसे आपको बाह्य भित्ति बताना है, तो बाह्य भित्ति कौन सी है, एपिडर्मिस है, और आंतरिक भित्ति है टेपिटम। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। तो क्रियाशील यानी कि एक्टिव माइक्रोस्पोर, एक्टिव यहां पे मेगा स्पोर की संख्या कितनी होती है, हमने आपको पूरा का पूरा जब हमने आपको पढ़ाया था मादा युग्मक, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 4 टोटल के टोटल गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती है, जिसमें से 3 क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जबकि एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु शेष बचता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। जो भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष के यहां पे भ्रूण कोष बना लीजिए, भ्रूण कोष यहां पे लिखा गया है। तो जो भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि द्विनिषेचन के बाद नष्ट हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है और सहायक कोशिकाएं होती है। हमने आपको देखा था, इस प्रकार हमने आपको बना के दिखाया था कि ये जो 8 कोशिकाएं होती है, इसमें से आपने देखा था कि ये जो नीचे की दोनों सहायक कोशिकाएं होती है, ये वाली ये नष्ट हो जाती हैं, और ऊपर के तीनों एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं ये भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं द्विनिषेचन के बाद। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक कोशिकाएं और प्रतिध्रुव कोशिकाएं ये क्या हो जाती हैं, द्विनिषेचन के बाद नष्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजाणुभिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है। तो बीजाणुभिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है, आवृत्त बीजियों के अंदर होती है, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण होता है। तो आपको याद रखना है जल परागण किसके अंदर होता है, बैलिसनेरिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, जल परागण होता है बैलिसनेरिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जीनोगेमी एक प्रकार है। तो जीनोगेमी एक किसका प्रकार है, तो आपको याद रखना है एलोगेमी का। किसका है, एलोगेमी का। तो आपका यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है। तो आपको याद रखना है बीजांड के। किसके समतुल्य होती है, बीजांड के समतुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है क्या कहलाता है, परागकण का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य भ्रूण कोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है। तो आपको याद रखना है एक सामान्य भ्रूण कोष के अंदर 8 केंद्रक दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहां पे, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते वे क्या प्रदर्शित करते हैं। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं वे क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रखना है क्लिस्टोगेमी। क्या प्रदर्शित करते हैं, क्लिस्टोगेमी प्रदर्शित करते हैं। आपको याद रखना है क्लिस्टोगेमी। तो यहां पे हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज किससे विकसित होते हैं। तो आपको याद रखना है किससे विकसित होते हैं, बीज हमेशा याद रखना है बीजांड से विकसित होते हैं। तो ये आपको क्लियर कर लेना है, बीज कहां से विकसित होते हैं, बीज जो होते हैं ये बीजांड से विकसित होते हैं। तो यह आपको राइट आंसर कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूटेलम किसका भाग है। तो स्कूटेलम आपको याद रखना है कि जो एक बीज पत्री भ्रूण है, एक बीज पत्री जो भ्रूण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनका जो बीज पत्र होता है वो क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण की युक्ति है। तो आपको बताना है स्वपरागण की युक्ति कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया होमोगेमी, मतलब स्वपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, तो होमोगेमी होता है। फिर इसके बाद बाइसेक्सुअलिटी भी होता है। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है कि अगर पुष्प द्विलिंगी होगा तभी उसके अंदर स्वपरागण होगा। फिर इसके अलावा क्लिस्टोगेमी है, क्लिस्टोगेमी भी हमने देखा है स्वपरागण के अंदर होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है। क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में से द्विबीजपत्री भ्रूण, नीचे दिए गए चित्र में से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के चरणों को दर्शाया गया है। इसके चारों भागों को P, Q, R, S तथा इसको नामांकित किया गया है। तो आपको बताना है कि भ्रूण विकास के विभिन्न चरण में P, Q, R, S के सही नामांकन करने के विकल्प को चुनना है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब आपको देखना है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में देखिए यहां पे कम ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सत्य फल का परिवर्धन। क्या पूछा गया है, सत्य फल का परिवर्धन कहां से होता है। तो आपको याद रखना है कहां से होता है, अंडाशय से होता है। तो सत्य फल किसको हम कहते हैं, जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं। फिर है प्रांकुर में कालियोप्टाइल किसका निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है प्रांकुर चोल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रांकुर चोल का निर्माण करता है। तो कोलियोप्टाइल जो है प्रांकुर चोल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है एक बीजपत्री बीज में एक बीज पत्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं। तो आपको लिख लेना है स्कूटेलम। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष आवृत्त बीजियों में कैसा होता है। तो आपको याद रखना है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भ्रूणपोष के समानता पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 8। तो किसी भी भ्रूणकोष के अंदर जो केंद्रकों, यहां पे भ्रूणपोष लिखा है तो आपको यहां पे भ्रूणकोष बना लेना है। किसी भी भ्रूणकोष के अंदर समानता पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगला क्वेश्चन है जगत में सबसे छोटे एवं सबसे हल्के बीज किसके होते हैं। तो आपको याद रखना है आर्किड के। तो जो आर्किड के बीज होते हैं सबसे छोटे और हल्के बीज माने जाते हैं, आर्किड के बीज। तो राइट आंसर आपको आर्किड कर लेना है। तो ये आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नागफनी के पुष्प में बीजांड किस प्रकार का होता है। नागफनी के पुष्प में बीजांड किस प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है एनाट्रापस। क्या होता है, एनाट्रापस। एनाट्रापस प्रकार का बीजांड होता है, एनाट्रापस। अगला है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जब बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन बोलते हैं, अनिषेक फलन। चलिए तो इस प्रकार से यहां पे पूरा का पूरा सलूशन हमने करा दिया है। एक दो और बचे जिसका सलूशन भी जल्दी से आप कर लीजिए। पराग नलिका की बीजांड द्वार की ओर गति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये गति कहलाती है आपकी, यहां पे ये क्वेश्चन अभी फिलहाल आप यहां पे क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप ये जो अगला क्वेश्चन है टेपिटम, सबसे पहले आप इसको देखिए। टेपिटम किसको पोषण प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है टेपिटम जो होता है, आपको टेपिटम जो होता है ये विकसित हो रहे परागकण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। टेपिटम जो है ये विकसित परागकण को, किसको, विकसित परागकण को पोषण प्रदान करता है। ये एक छूट गया है, पराग नलिका की बीजांड की ओर गति क्या कहलाती है, कीमोट्रापिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, कीमोट्रापिज्म कहलाती है, कीमोट्रापिज्म कहलाती है, ये कीमोट्रापिज्म कहलाती है। तो इस प्रकार से यहां पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है चैप्टर 1 के, वो हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। यदि इसके अलावा भी आप पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अगर आप ऑब्जेक्टिव के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहां पे पूरे के पूरे चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया है पार्ट 1 में। इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। तो इसके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 अंक वाले कुछ क्वेश्चन है, इनको देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट इनका आप ले सकते हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं ये हमने सभी लगभग करा दिया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव का नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49 पर। तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी फीस मात्र 100 रुपए होती है। ऑब्जेक्टिव की भी आप अलग से नोट्स जो है आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।